तो मेयर ऑफ कैस्टरविच चैप्टर 20 तक हमने किया था कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 21 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एज अ मैक्सिम विजिबली रिपीटेड फ्रॉम चाइल्डहुड remains practically unmarked till some mature experience enforces it। तो जैसे बचपन से दोहराई गई एक कहावत है, वो तब तक व्यवहारिक रूप से बिना मार्क किए हुए रहती है, बिना चिन्हित हुए रहती है, जब तक कि कोई परिपक्व अनुभव, कोई मैच्योर्ड अनुभव उसे लागू ना कर दे, उसे एनफोर्स ना कर दे। So did this high place hall now for the first time really show itself to Elizabeth Jane, though her ears had heard its name on 100 occasions। उसी प्रकार ये जो जगह है हाई प्लेस हॉल, अब पहली बार वास्तव में एलिजाबेथ जेन के सामने आई थी। हालांकि उसके कानों ने इस जगह का नाम सैकड़ों बार सुना हुआ था। Her mind dwelt upon nothing else but the stranger and the house and her own chance of living there all the rest of the day। पूरे दिन उसका जो मन है वो अजनबी घर और वहां रहने की संभावना के सिवाय किसी भी और चीज पे नहीं लगा है। In the afternoon, she had occasion to pay a few bills in the town and do a little shopping when she learned that what was a new discovery to herself had become a common topic about the streets। फिर दोपहर में उसे कुछ बिल चुकाने के लिए और थोड़ी खरीदारी करने का मौका मिला। तभी उसे ये चीज पता चली कि जो चीज उसके लिए नई थी, क्या थी वो चीज। वो बात उसके संबंध में अब सड़कों पर चर्चा का विषय बन गई है। वो चीज क्या थी जो उसको पता चली थी? वो चीज ये थी, हाई प्लेस हॉल वाज अंडर गोइंग रिपेयर। कि हाई प्लेस हॉल जो है उसका रिपेयर हो रहा है, उसकी मरम्मत हो रही है। अ लेडी वाज कमिंग देयर टू लिव शॉर्टली। एक महिला जल्दी ही वहां रहने आने वाली है। ऑल द शॉप पीपल न्यू इट एंड हैड ऑलरेडी डिस्काउंटेड द चांस ऑफ हर बीइंग अ कस्टमर। और उन्होंने, भाई सभी दुकानदार को इस बात का पता था और उन्होंने पहले ही उसके ग्राहक बनने की संभावना को नकार दिया था, मना कर दिया था। Elizabeth Jane could, however, add a keeping touch to information so new to her in the bulk. The lady she said had arrived that day। एलिजाबेथ जीन हालांकि अपने लिए एक नई जानकारी को एक नया टच दे सकती थी, पर उसने नहीं दिया। उसने कहा कि वो महिला उसी दिन आई थी when the lamps were lighted and it was yet not so dark as to render chimneys, attics, and roofs invisible. Elizabeth, almost with a lover's feeling, thought she would like to look at the outside of High Place Hall। She went up the street in that direction। अब जबकि शाम हो गई है तो लैंप जला दिए गए हैं, लेकिन अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है कि चिमनी, अटारी और छतें दिखाई ना दें। तो एलिजाबेथ ने लगभग एक प्रेमी की भावना से सोचा कि वो हाई प्लेस हॉल जो है उसके बाहर का नज़ारा देखना चाहेगी, और फिर वो सड़क पर उसी दिशा में चल दी। The hall, with its grey facade and parapet, was the only residence of its sort so near the center of the town। तो हॉल का जो फैकेड कैसा है, फैकेड का मतलब है उसका बाहरी आवरण बाह्य रूप से कैसा दिखता है, कैसा कलर है उसका। ग्रे कलर है उसका हॉल का। एंड पैरापेट वाज द ओनली रेजिडेंस। और जो पैरापेट है, जो उसकी छत की दीवार है, मुंडेर जिसको बोलते हैं हम, तो वो जो मुंडेर है उसका भी कैसा रंग है, उसका भी ग्रे ही कलर है। और शहर के केंद्र के इतने करीब ये अपनी तरह का एकमात्र ऐसा रेजिडेंस था, एकमात्र निवास स्थान था जिसका ग्रे कलर का इस तरह का लुक था। इट हैड इन द फर्स्ट प्लेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंट्री मैंशन, बर्ड्स नेस्ट्स इन इट्स चिमनीज, damp nooks where fungi grew and irregularities of surface direct from nature's trowel। सबसे पहले इसमें तो एक देहाती हवेली की विशेषताएं थी। ठीक है, कंट्री मेंशन मतलब देहाती हवेली की विशेषताएं थी। इसकी चिमनियों में पक्षियों के घोंसले थे, और बहुत ही सीजन आ गई थी जिन कोनों में। डैम्प नुक्स का मतलब है सीजन वाले कोने, जहां पर फंगी उग गई थी, दीमक आ गई थी। और साथ ही साथ उसका जो नेचुरल ट्रॉवल है,
मतलब कि एक ग्रीनरी एरिया वाला क्षेत्र होता है ना, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि इस सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज है, असमानताएं हैं, ये खुद नेचर ने तैयार किए हैं। ट्रोवल वैसे हम बोलते हैं खुरपे को, खुरपा या जो मिस्त्रियों के हाथ में होती है ना, जिससे वो मसाला मिलाते हैं, करनी जिसको बोलते हैं, कैनी या करनी कुछ इस तरह से बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं। तो इनके कोनों में साहब नमी आ गई है, और असमानता इस जगह की भूमि पर ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति ने पैदा की हो। At night, the forms of passengers were patterned by the lamps in black shadows upon the pale walls. रात में यात्रियों के रूप में पीली दीवारों पर काली छाया में लैंप से जो यात्रियों की छायाएं हैं, वहां पर लैंप की रोशनी की वजह से वहां पे आने जाने वाले यात्रियों की छायाएं प्रदर्शित हो रही हैं उन दीवारों के ऊपर, पेल वॉल्स के ऊपर। लैंप से दीवारें पेल हो रही हैं और छायाएं पड़ रही हैं उन पे। This evening modes of straw lay around, and other signs of the premises having been in that lawless condition which accompanies the entry of a new tenant. आज शाम को चारों ओर फूलों के कण बिखरे हुए हैं। पुआल एक पुष्प होता है, पुष्प के कण, पुष्प का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, उस पे कण बिखरे हुए हैं। और उस जगह में अन्य चिन्ह जो हैं, अन्य जो वहाँ पे साइन है, वो भी काफी अजीब सी परिस्थितियों में है, अजीब सी एक विडंबना जैसी स्थितियों में है वो चीजें, जिससे साफ साफ एहसास होता है कि कोई नया टीनेंट आने वाला है, नया किराएदार आने वाला है। द हाउस वॉज एंटायरली ऑफ स्टोन एंड फॉर्म्ड एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्निटी विदाउट ग्रेट साइज। तो घर जो है वो पूरी तरह से पत्थर का बना था, और बिना किसी बड़े आकार के गरिमा का उदाहरण प्रस्तुत करता था। इट वॉज नॉट ऑल टुगेदर अरिस्टोक्रेटिक, हालांकि ये पूरी तरह से कुलीन नहीं था। स्टिल लेस कॉन्सिक्वेंशियल, yet the old-fashioned stranger instinctively said, blood built it and wealth enjoyed, however vague his opinions of those accessories might be। और इससे भी कम महत्वपूर्ण कि फिर भी पुराने जमाने के जो अजनबी लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते थे कि रक्त ने इसे बनाया है, और साथ ही साथ जो अमीर लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, वो इसका आनंद लेते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, भले ही उन सामानों के बारे में, उन सब चीजों के बारे में उनकी राय कैसी हो, अस्पष्ट हो। Yet, as regards the enjoying in the stranger would have been wrong, for until this very evening, when the new lady had arrived, the house had been empty for a year or two, while before the interval its occupancy had been irregular। फिर भी जहाँ तक इसका आनंद लेने की बात है, तो ये अजनबी की बात गलत थी, क्योंकि आज शाम तक जब वो नई महिला आई थी, तब कब आई थी वो नई महिला? तब आई थी जबकि ये घर 1 या 2 साल से खाली था, जबकि उस अंतराल से पहले इसमें क्या थी? इरेगुलरिटी थी, अनियमितता थी उस गैप से पहले। द रीजन ऑफ इट्स अनपॉपुलैरिटी वाज सून मेड मैनिफेस्ट, और बहुत ही जल्दी इस घर की अलोकप्रियता का कारण जो है वो स्पष्ट हो गया। सम ऑफ इट्स रूम overlooked the marketplace, and such a prospect from such a house was not considered desirable or seemly by its would-be occupiers। और ऐसे घर से, क्योंकि ये अलोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इस घर में जो रूम्स हैं, उन रूम्स से बाजार का नज़ारा दिखता है, और साथ में ऐसे घर में ऐसी झलक यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं लगेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बाजार में वही भीड़ भाड़ चूं चपड़ दिखाई देती है, जबकि इतना अमीर आदमी जो है वो नेचर के बीच में रहना पसंद करेगा। Elizabeth's eyes sought the upper rooms and saw lights there। एलिजाबेथ की नजरें ऊपर के कमरों पर पड़ी और उसने वहां रोशनी देखी। द लेडी हैड ऑब्वियसली अराइव्ड, महिला स्पष्ट रूप से आ चुकी थी। The impression that this woman of comparatively practiced manner had made upon the studious girl's mind was so deep that she enjoyed standing under an opposite archway merely to think that the charming lady was inside the confronting walls, and to wonder what she was doing। अब देखिए, वो यहाँ पे आ तो चुकी है जेन, लेकिन अब वो देख रही है उस चीज को, उस पूरे माहौल को एग्जामिन कर रही है। फिर सोचती है कि तुलनात्मक रूप से प्रशिक्षित जो तरीका है, उसने उस तरीके ने जेन के मन के ऊपर इस शानदार महिला के प्रति जो प्रभाव डाला था ना, वो इतना जबरदस्त था कि वो सामने के मेहराब के नीचे खड़े होकर सिर्फ ये सोचने से आनंद महसूस करती थी कि ये जो आकर्षक महिला है, जो कि सामने की दीवारों के अंदर है, ये कर क्या रही होगी इस समय। उसको वो हो रही है इस चीज की
बहुत उत्तेजना हो रही है कि वो जानना चाहते हैं कि महिला कब क्या रही होगी अंदर। देखो बहुत आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज की है ना, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत लगेगी समझने में। एकदम सिंपल लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे। इतना लंबा चौड़ा वो दिया गया है कि कंपेरेटिवली प्रैक्टिस्ड मैनर है, फिर एक ये स्टूडियस गर्ल्स माइंड यानी कि अध्ययनशील लड़की का दिमाग। तो लैंग्वेज तो अच्छी खासी आर्टिस्टिक इस्तेमाल की है, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर ठीक है, हो जाएगा, है ना। कोशिश करते रहेंगे, हो जाएगा। My admiration for the architecture of that front was entirely on account of the inmate it screened। उसके सामने की वास्तुकला जो है, वो उसकी प्रशंसा उसने पूरी तरह से अपने अंदर छिपा रखी थी। जो कि किस वजह से थी? ऑन द अकाउंट ऑफ एन इनमेट। इनमेट होता है एक छुपा रुस्तम जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसने वो पूरी आर्किटेक्चर अपने अंदर उसकी सुंदरता को छुपा रखा था। Though for that matter the architecture deserved admiration or at least study on its own account। फिर भी जो भी है, वो वास्तुकला जो है वो प्रशंसा की हकदार थी, या फिर कम से कम उस पर अध्ययन तो किया ही जाना चाहिए था। It was Palladian and like most architecture erected since the Gothic age was a composition rather than a design। तो ये कैसी आर्किटेक्चर थी साहब? ये पलेडियन आर्किटेक्चर का घर है। और साथ ही साथ, पर इसको फैक्ट को याद रखना पैलेडियन को। और गॉथिक युग के बाद से निर्मित अधिकांश वास्तुकला की तरह ये भी एक डिजाइन के बजाय उसका एक कॉम्पिलेशन थी। एक डिजाइन के बजाय बहुत सारे डिजाइन का संकलन थी। गॉथिक आपने पढ़ाई होगा, गॉथिक युग के बारे में तो भाई फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं हम, तो गॉथिक के बेसिक जानकारी तो होगी कि ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर डेथ, सोरो और मर्डर्स, ब्लड, ये सब, फियर, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। वो सब किससे प्रभावित था? वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से वो इफेक्टेड इफेक्टेड था। क्योंकि जो लोग देखते हैं वही तो वो लिखते हैं। ठीक है। तो बट इट रीजनेबल्स मेड इट इम्प्रेसिव। लेकिन इस घर की सुंदरता की तर्क संगतता ने इसको काफी प्रभावशाली बना दिया था। इट वॉज नॉट रिच बट रिच इनफ। ये बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन जितना होना चाहिए उतना समृद्ध था। A timely consciousness of the ultimate vanity of human architecture, no less than of other human things, had prevented artistic superfluity। मानव की वास्तुकला की जो व्यर्थता है उसके बारे में समय पे जागरूकता, और अन्य मानवीय चीजों की तरह ही वो कला का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाने से अपने आप को रोकती है। अर्थात कहना चाहते हैं कि मानव की वास्तुकला के बारे में अगर समय पर इंसान को जानकारी हो जाए, तो वो कला को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए दिखाने से रोक देती है। जितनी नीड होती है उतनी ही कला के प्रदर्शन करते हैं फिर। Men had still quite recently been going in and out with parcels and packing cases, rendering the door and hall within like a public thoroughfare। Elizabeth trotted through the open door in the dusk, but becoming alarmed at her own temerity, she went quickly out again by another which stood open in the lofty wall of the back court। तो जो नई महिला आई है उसका सामान अभी बाहर, आदमी जो हैं वो उसके पार्सल पैकिंग केस वगैरह लेकर अंदर बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जिससे अंदर का दरवाजा और हॉल जो है ना, वो एक पब्लिक थ्रोफेयर, एक सार्वजनिक मार्ग के जैसा हो गया। एलिजाबेथ शाम के अंधेरे में खुले दरवाजे से गुजरी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई उसके घर के अंदर जाने की। और फिर वो दूसरे से फिर भी उसने बड़ी दुस्साहस करके, बड़ी हिम्मत करके प्रवेश तो किया, लेकिन वो बहुत ही जल्दी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई, जो कि पिछले गार्डन की ऊंची दीवार के पास में खुलता था। To her surprise, she found herself in one of the little used alley of the town. Looking round at the door, which had given her egress by the light of the solitary lamp fixed in the alley, she saw that it was arched and old, older even than the house itself। फिर जब उसने अपने आप को पीछे वहां पे पहुंचा दिया आंगन में, तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसने खुद को शहर की कम इस्तेमाल की जाने वाली गलियों में से एक में पाया है। गली में लगे एकांत लैंप की रोशनी में उसने उस डोर की ओर देखा, दरवाजे की ओर देखा, जिससे उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। और उसने देखा कि वो जो मेहराब था
वो बहुत पुराना था, इतना ज्यादा पुराना था कि वो खुद घर से भी पुराना था। द डोर वॉज स्टडेड एंड द की स्टोन ऑफ द आर्क वॉज ए मास्क। तो वो जो दरवाजा है वो जड़ा हुआ है, स्टडेड है, अच्छा खासा तरीके से एकदम नक्काशीदार बना हुआ है। और मेहराब के ऊपर एक पत्थर का मुखौटा था। Originally, the mask had exhibited a comic leer, as could still be discerned. भाई वास्तविकता में तो क्या था कि ये जो मुखौटा लगाया गया था ना, इसने एक हास्यपूर्ण तिरस्कार जैसा प्रदर्शित किया था, जैसा कि अभी भी देखा जा सकता है। बट generations of Casterbridge boys had thrown stones at the mask, aiming at its open mouth. लेकिन कैस्टरविच के लड़कों की पीढ़ी दर पीढ़ी ने इस मास्क के ऊपर पत्थर फेंके हैं, इसके जो खुला हुआ मुंह है ना उसको एम करते हुए। And the blows thereon had chipped off the lips and jaws as if they had been eaten away by disease. और उनके मुंह के ऊपर, उसके होठ के ऊपर, उस मास्क की बात हो रही है, उस मास्क के होठ और जबड़े इस तरह से छिल गए हैं उन बच्चों के पत्थरों के वार से, जैसे तो मानो कोई बीमारी हो गई हो उस मुखौटे को। ईटन अवे बाय डिजीज मतलब उसके जबड़ों को बीमारी ने खा लिया हो। द अपीयरेंस वॉज सो घास्टली बाय द वीकली लैम्प ग्लिमर दैट शी कुड नॉट बियर टू लुक एट इट, द फर्स्ट अनप्लीजेंट फीचर ऑफ her विजिट। तो वो जो मंद मंद प्रकाश की रोशनी में, दीपक की रोशनी से वो दृश्य इतना भयानक लग रहा था कि जेन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसको देख सके। और ये उसकी, उसका जो विजिट थी, उसके सबसे पहली अनप्लीजेंट बात थी, एकदम अप्रिय बात थी। The position of the queer old door and the odd presence of the leering mask suggested one thing above the all others as ap- appertaining to the mansion's past history intrigue. तो ये जो अजीब गरीब पुराने दरवाजे की स्थिति और ये तिरछी नजर वाले मुखौटे की अजीब उपस्थिति ने हवेली के पिछले इतिहास से जुड़ी एक बात का संकेत दिया। वो थी इंट्रीग यानी कि साजिशें। By the alley, it had been possible to come unseen from all sort of quarters in the town. The old playhouse, the old bull stake, the old cockpit, the pool wherein nameless infants had been used to disappear. High Place Hall could boast of its conveniences undoubtedly. गली के शहर के सभी तरह के कोनों से अदृश्य होकर आना बहुत आसान था, संभव था। क्योंकि वहां पर क्या क्या थे, पुराने नाटक घर थे, पुराने बैलों को बांधे जाने वाले खंबे थे, और पुराने ऐसी जगह थी जहाँ पे मुर्गों को पाला जाता था। वो तालाब जिसमें बिना नाम वाले बच्चों को गायब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि निश्चित है कि हाई प्लेस हॉल निस्संदेह अपनी सुविधाओं का दावा कर सकता था, निस्संदेह, अनडाउटेडली। शी turned to come away in the nearest direction homeward, which was down the alley, but hearing footsteps approaching in the quarter, and having no great wish to be found in such a place at such a time, she quickly retreated. There being no other way out, she stood behind a big fire till the intruder should have gone his ways. तो वो घर की ओर जाने के लिए मुड़ी, जो कि गली से नीचे की ओर जाता था, रास्ता उस पर था। लेकिन उस दिशा में आते हुए पैरों की आवाज को सुनकर और इस समय ऐसी जगह पर मिलने की कोई खास इच्छा न होने की वजह से वो जल्दी से पीछे हट गई। कोई और रास्ता न होने की वजह से वो एक ईंट के खंभे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई, जब तक कि वो इंट्राडर, वो घुसपैठिया, अपने रास्ते नहीं चला गया। Had she was, she would have been surprised. She would have seen that the pedestrian on coming up made straight for the arched doorway. That as he paused with his hand upon the latch, the lamplight fell upon the face of Henchard. अगर वो उस आदमी को देखती तो उसे आश्चर्य होता बहुत ज्यादा। वो देख पाती कि वो पैदल यात्री ऊपर आते हुए सीधे मेहराब वाला जो दरवाजा है उसकी ओर बढ़ा है। और जैसे ही उसने अपना हाथ रखा है कुंडी के ऊपर, लैंप की रोशनी सीधे उसके चेहरे पे पड़ी और देखा है वो कौन है। वो है हेंचर्ड। बट एलिजाबेथ जेन clung so closely to her nook that she discerned nothing of this. लेकिन जेन जो है वो अपने नूक से यानी कोने से इतनी ज्यादा चिपकी हुई है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। Henchard passed in as ignorant of her presence as she was ignorant of his identity, and disappeared in the darkness. Elizabeth came out a second time into the alley and made the best of her way home.
हैंचर्ड गुजरा साहब वहां से, और जेन को हैंचर्ड की मौजूदगी का बिल्कुल पता नहीं चला, इतना भी पता नहीं चला जैसा जितना कि उसे खुद की पहचान का भी पता है, और वो अंधेरे में गायब हो गया। एलिजाबेथ दूसरी बार गली में आई और फिर घर की ओर निकल गई। Hencher's chiding by begetting in her a nervous fear of doing anything definable as unladylike had operated thus curiously in keeping them unknown to each other at a critical moment. Much might have resulted from recognition, at the least a query on either side in one and the self same form. What could he or she possibly be doing there? शाइडिंग होता है देखो, डांटना, ये CHIDING। तो हेंचर्ड की डांट ने एलिजाबेथ को अंदर से थोड़ा सा डरा ही दिया था, और उसके अंदर कुछ भी ऐसा करने का डर पैदा कर दिया था जिसे सभ्य महिलाओं के जैसा नहीं माना जाता था। और इस तरह से एक महत्वपूर्ण क्षणों में वो दोनों एक दूसरे से एक अनजान जैसे व्यक्ति बन गए थे, एक अनजान की तरह बिहेव करने लग गए थे। हालांकि पहचान से तो बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है, पर कम से कम दोनों पक्षों में से एक ही के रूप में वो सी हो सकती थी, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे को पहचान जाते तो शायद वो वापस जानते एक दूसरे को। लेकिन बात वही आती कि दोनों एक दूसरे से प्रश्न करते कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। Henchard, whatever his business at the lady's house, reached his own home only a few minutes later than Elizabeth Jane. Henchard, चाहे महिला के घर पे उसका कुछ भी काम हो, एलिजाबेथ जेन के घर पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद वो भी घर पहुंच गया। Her plan was to broach the question of leaving his roof this evening. The events of the day had urged her to the course. उसकी योजना आज शाम को उसकी छत छोड़ने के सवाल के ऊपर डिबेट करने की थी, चर्चा करने की थी, और दिन की अन्य घटनाओं ने उसे ऐसा करने के लिए मोटिवेट भी किया था, अर्ज्ड भी किया था। But its execution depended upon his mood, and she anxiously awaited his manner towards her. लेकिन इस बात का एग्जीक्यूशन करना, क्रियान्वयन करना हेंचर के मूड पर निर्भर करता था, और जो जेन है वो काफी उत्सुकता से उसके आने का, उसके बातचीत करने का इंतजार करती रही। शी फाउंड दैट इट हैड चेंज्ड। उसने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि वो बदल गया है। ही शोड नो फर्दर टेंडेंसी टू बी एंग्री। अब वो गुस्सा करने की कोई भी टेंडेंसी, प्रवृत्ति नहीं दिखाता है। ही शोड समथिंग वर्स। वो उससे भी ज्यादा बुरा दिखाता है। एब्सोल्यूट इंडिफरेंस had taken the place of irritability। चिड़चिड़ेपन की जगह जो है वो पूर्ण रूप से उदासीनता ने ले ली थी। एंड his coldness was such that it encouraged her to departure even more than hot temper could have done। और उसका ठंडापन ऐसा था कि उसने उसे जाने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उसके गर्म स्वभाव, गुस्से के स्वभाव से भी ज्यादा। फादर, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग अवे, शी आस्क्ड। पिताजी, क्या आपको मेरे जाने पर कोई आपत्ति है, उसने पूछा। गोइंग अवे? नो, नन वट एवर। वेयर आर यू गोइंग? जा रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? She thought it undesirable and unnecessary to say anything at present about her destination to one who took so little interest in her. He would know that soon enough। उसने सोचा कि इस समय जहां वो जा रही है उस जगह के बारे में उस व्यक्ति से कुछ भी कहना बहुत ही अनावश्यक है, बहुत ही अनडिमांडेड है, जो उसमें इतनी कम रुचि रखता है, और उसे जल्दी इस बात का पता चल जाएगा। आई हैव हर्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग मोर कल्टिवेटेड एंड फिनिश्ड एंड बीइंग लेस आइडल, शी आंसर्ड विद हेजिटेशन। मैंने थोड़ा सा अधिक साधना से और काम पूरा करने तथा कम आलस्य करने के एक अवसर के बारे में सुना है, उसने उत्तर दिया है झिझकते हुए। अ चांस ऑफ ए प्लेस इन ए हाउस होल्ड वेयर आई कैन हैव एडवांटेजेस ऑफ स्टडी एंड सीइंग रिफाइंड लाइफ। एक ऐसे घर में मुझे जगह पाने का मौका मिला है, काम का मौका मिला है, जहाँ पर मुझे अध्ययन का भी लाभ मिल सकेगा, और साथ ही साथ मैं एक रिफाइंड लाइफ, एक परिष्कृत जीवन भी देखूंगी। Then make the best of it in heaven's name if you can't get cultivated where you are। ठीक है, तो फिर आप जहाँ हैं वहां पे साधना नहीं कर सकते, तो भगवान के नाम पर बहुत बढ़िया है, आप इसका उपयोग करो। यू डोंट ऑब्जेक्ट, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ऑब्जेक्ट हो? ऑब्जेक्ट आई हो? नो, नॉट एट ऑल। आफ्टर ए पॉज ही सेड, बट यू वॉन्ट हैव इनफ मनी फॉर दिस लाइब्रेरी स्कीम विदाउट हेल्प, यू नो।
If you like, I should be willing to make you an allowance so that you not be bound to live upon the starvation wages refined folk are likely to pay thee. वो कहता है कि आपत्ति नहीं, नहीं आपत्ति तो कुछ नहीं है। फिर कुछ देर के रुकने के बाद उसने कहा, लेकिन बिना मदद के क्या तुम्हारे पास जीवन जीने की योजना के लिए पर्याप्त पैसा है? पता है तुम्हें इस बात का? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भत्ता देने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम भुखमरी से मरने के लिए बाध्य ना हो जाओ, जो कि कुलीन लोग तुम्हें देते हैं। मतलब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। हैंचर्ड ये कह रहा है कि कुलीन लोग क्या देते हैं? भुखमरी देते हैं, हमको भत्ता देते हैं। ठीक है। और मतलब एक ही आयरनी जैसा हो गया कि कुलीन लोगों पे एक सटायर भी है और बेहतरीन बात भी है कि वो हमको भत्ता भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो भुखमरी भी हमको देते हैं। शी थैंक्ड हिम फॉर हिज ऑफर, तो उसने धन्यवाद दिया इस प्रस्ताव के लिए। इट हैड बेटर बी डन प्रॉपरली, ही एडेड आफ्टर ए पॉज। A small annuity is what I should like you to have, so as to be independent of me and so that I may be independent of you. Would that please you? तो बेहतर ये होगा कि ये सब काम ठीक से किया जाए। कुछ देर उन्होंने रुकने के बाद कहा, मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटी सी एन्युइटी मिले। एन्युइटी का मतलब है वार्षिक भत्ता। एक बार वन टाइम भत्ता जिसको बोलते हैं वार्षिक भत्ता, वो भी तुम्हें दिया जाए, ताकि तुम भी मुझसे स्वतंत्र हो सको और मैं भी तुमसे स्वतंत्र हो सकूं। क्या तुमको अच्छी लगेगी ये चीज? सर्टेनली, निश्चित ही। देन आई विल सी अबाउट इट दिस वेरी डे, तो मैं आज ही इसके बारे में देखता हूँ। He seemed relieved to get her off his hands by the arrangement, and as far as they were concerned, the matter was settled. She now simply waited to see the lady again. तो मैं आज इसके बारे में देखता हूँ, ऐसा लग रहा था कि इस व्यवस्था से वो अपने हाथों को छुड़ाकर खुश है। और जहां तक उनका सवाल है, तो ये मामला पूरी तरीके से सुलझ गया था। अब बस वो उस महिला से फिर से मिलने का इंतजार कर रही थी। The day and the hour came, but a drizzling rain fell. Elizabeth Jane, having now changed her orbit from one of gay independence to laborious self-help, thought the weather good enough for such declined glory as hers if her friend would only face it. दिन और वो समय आ गया है, लेकिन हल्की सी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग। एलिजाबेथ जेन ने अब अपनी स्वतंत्रता की दिशा बदलकर उस मेहनत करने वाली खुद की सहायता की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। और उसने सोचा कि मौसम उनके गिरते हुए गौरव के लिए काफी अच्छा है, अगर उनकी दोस्त इसे संदेह का विषय मानती है, ए मैटर ऑफ डाउट मानती है। फिर से कहूंगा, बहुत आर्टिस्टिक लैंग्वेज है, थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा, लेकिन समझ आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीडिंग लिटरेचर वर्क, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल फैक्ट फैक्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। She went to the boot room where her patterns had hung ever since her apotheosis, took them down, had their mid-wed leathers blacked, and put them on as she had done in old time. तो वो बोट रूम में गई और उसके जो पार्टन्स हैं वो वहां पर लटके हुए थे। ठीक है। एवर सिंस हर एपोथियोसिस, इसका सेंस है कि देवताओं के समय से लटके हुए थे वो पैटर्न्स। पैटर्न्स होते हैं, देखो यूनाइटेड किंगडम में वो महिलाएं अपने ऊपर पहनती है ना, एवरिन के ऊपर एक सफेद सा देखा होगा आपने, गोल गोल सा कड़क सा होता है वो, जिसको कि मेड वगैरह पहनती हैं, तो उसको पैटर्न्स बोलते हैं, पाटन बोलते हैं अपने यहाँ पे तो। ठीक है। तो वो बूट रूम में गई है जहाँ पे वो पैटर्न्स लटके हुए थे, वो तब से लटके हुए हैं, देवताओं के समय से। उसने फिर उसको नीचे उतारा है और उनमें फफूंद लगे चमड़े को काला किया है और उनको वैसे ही पहना है जैसे वो पुराने समय में पहनती थी। Thus mounted and with cloak and umbrella she went off, और इस तरह सवार होकर वो अपना क्लोक, यानी कि उसका ऊपर का हिस्सा जो है, जो पहनते हैं क्लोक, जिसको मैक्सी टाइप का होता है, बस खुला हुआ होता है आगे से, और अपना छाता लेकर वी वेंट ऑफ टू द प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट, वो उस जगह चली गई जहां उसको अपॉइंटमेंट मिला था। इंटेंडिंग इफ द लेडी वर नॉट देयर टू कॉल एट द हाउस, और उसका इरादा यह था कि महिला अगर घर पे ना हो तो, महिला अगर वहां ना हो तो मुलाकात कहाँ की जाए? घर पे की जाए। प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट कहाँ था बताया था ना उसने, फिफ्थ वेडनेसडे को, कहाँ मिलना है, ऐसे मिलना।
नेक्स्ट पास्ट डे की बात बताई थी उसने, कितने सुबह 10:30 11:30 जो भी बताया था। तो वो सोच रही है चेन की जहाँ पे हमने डिसाइड किया था वहां नहीं मिलेगी तो घर चली जाऊंगी। One side of the churchyard, the side towards the weather, was sheltered by an ancient thatched mud wall whose eaves overhung as much as 1 or 2 feet. At the back of the wall was a cornyard with its granary and barns, the place wherein she had met Firefly many months earlier. Under the projection of the thatch, she saw a figure. The young lady had come. चर्चयार्ड के एक हिस्से की ओर, जो कि किस तरफ है, वेदर की तरफ है, मौसम की ओर है, वो एक पुरानी मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ है, एंशियंट थेस्ड पुरानी दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी छत 1 या 2 फीट तक आगे बाहर निकली हुई है। दीवार के पीछे एक अनाज का गोदाम था, जिसमें अनाज के भंडार और खेत खलियान थे, जहां पर वो कई महीने पहले फायरफ्लाई से मिली थी। ठीक है। और छप्पर के नीचे उसे एक आकृति दिखाई दी, और वो आकृति क्या थी? वो यंग लेडी वो आ चुकी थी। Her presence so exceptionally substantiated the girl's utmost hopes that she almost feared her good fortune. तो उस लड़की की उपस्थिति ने लड़की की आशाओं को इतना जबरदस्त तरीके से पुष्ट किया कि वो लगभग अपने अच्छे भाग्य से ही डरने लगी। Fancies find rooms in the strongest minds. कल्पनाएं सबसे मजबूत दिमाग में जगह पाती हैं। Here in a churchyard old as civilization, in the worst of weathers, was a strange woman of curious fascinations never seen elsewhere. यहाँ सभ्यता जितनी पुरानी चर्चयार्ड में है, सबसे खराब मौसम में है, यहाँ पे एक अजीब महिला थी, जिसके पास पहले कभी कोई भी अजीबोगरीब आकर्षण नहीं था। There might be some devilry about her presence. हालांकि उसकी उपस्थिति में कुछ क्या हो सकती है? डेविलरी हो सकती है, शैतानी हो सकती है, नॉटीनेस हो सकती है। However, Elizabeth went on to the church tower, on whose summit the rope of a flagstaff rattled in the wind, and thus she came to the wall. उसके बाद एलिजाबेथ चर्च की मीनार पर चली गई, जिसके शिखर पर एक झंडे की रस्सी हवा में उड़ रही थी, और इस तरह वो दीवार तक पहुंच गई। द लेडी हैड सच अ cheerful aspect in the drizzle that Elizabeth forgot her fancy. जो महिला है वो उस बूंदाबांदी में इतनी खुशमिजाज दिख रही थी कि एलिजाबेथ अपनी कल्पनाओं को ही भूल गई। वेल सेड द लेडी, a little of the whiteness of her teeth appearing with the word through the black fleece that protected her face. Have you decided? ठीक है, महिला ने कहा। उसके चेहरे पर बंधी काली ऊन के बीच, जो ब्लैक फ्लीस होती है ना, जिसने काली ऊन का वो कपड़ा जिसने उसके चेहरे को प्रोटेक्टेड किया हुआ था, उस कपड़े के बीच में उसके दांतों की थोड़ी सी सफेदी झलक रही थी। और उसने कहा कि क्या तुमने फैसला कर लिया है? यस क्वाइट सेड द अदर ईगरली। हाँ बिल्कुल, दूसरे ने उत्सुकता से कहा। योर फादर इज विलिंग, तुम्हारे पिता इच्छुक हैं? यस। हाँ, देन कम अलोंग, फिर चलो। व्हेन, कब? नाउ, एज सून यू एज यू लाइक, अभी, जितना जल्दी तुम चाहो। I had a good mind to send to you to come to my house, thinking you might not venture up here in the wind, but as I like getting out of doors, I thought I would come and see first. अब जैसे ही तुम चाहो, मैंने तुम्हें अपने घर आने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम शायद यहाँ नहीं आओगे, लेकिन मुझे बाहर निकलना पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आके देख लूं। इट वॉज माई ओन थॉट, ये तो मेरा खुद का विचार था। दैट शोज वी शैल एग्री, ये दिखाता है कि हम सहमत हैं। देन कैन यू कम टुडे, तो फिर तुम आ जा सकती हो क्या? माई हाउस इज सो होलो एंड डिस्मल दैट आई वॉन्ट समथिंग लिविंग थिंग देयर। मेरा घर जो है वो इतना खोखला और उदास है कि मैं चाहती हूँ कि कोई जीवंत चीज वहां पे रहे। आई थिंक आई माइट बी एबल टू, सेड द गर्ल रिफ्लेक्टिंग। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, लड़की ने सोचते हुए कहा। वॉइसेस वर borne over to them at the instant on the wind and raindrops from the other side of the wall. There came such words as sacks, quarters, thrashing, tailing, next Saturday's market, each sentence being disorganized by the gusts like a face in a cracked mirror. Both the women listened. उसी समय से अब हवा और बारिश की बूंदों के साथ दीवार के दूसरी ओर से आवाजें उनके पास आ रही थी, जिसमें कौन कौन से वर्ड थे? सेक्स यानी कि बोरे, क्वार्टर्स पैसे,
थ्रेशिंग काटना पीटना, टेयरिंग नेक्स्ट सैटरडेज मार्केट, इस तरह के जो शब्द हैं। टेयरिंग का मतलब होता है बांधना, पूंछना। वैसे टेर का मतलब तो पूंछ होता है, लेकिन टेयरिंग का सेंस होता है बांधना किसी चीज को। और नेक्स्ट सैटरडे मार्केट, इस तरह के शब्द उनको सुनाई दे रहे थे। हर वाक्य जो था वो हवा के झोंकों की तरह अव्यवस्थित था, और इतना भी, और साथ ही साथ कैसा था, जैसा तो टूटे हुए आईने में चेहरा दिखाई देता है ऐसा। और दोनों औरतें सुन रही थी। हु आर दोस्त सेड द लेडी, वो कौन है, महिला ने कहा। वन इज माई फादर, ही रेंट्स दैट यार्ड एंड बार्न, वो मेरे पिता हैं, वो उस यार्ड और खलियान को किराए पर देते हैं। द लेडी seemed to forget the immediate business in listening to the technicalities of the corn trade. At last, she said suddenly, "Did you tell him where you were going to?" तो जो महिला है वो मकई के व्यापार की बारीकियों को सुनने में तत्काल जो सामान बातचीत कर रहे थे वो उसको भूल गई थी। और फिर अंत में उसने अचानक से कहा कि क्या तुमने अपने पिता को बताया कि तुम कहाँ जा रही हो? नो, नहीं। ओ, हाउ वाज दैट? ओ अच्छा, फिर कैसे? आई थॉट इट सेफर टू गेट अवे फर्स्ट एंड ही इज सो अनसर्टेन इन हिज टेम्पर। मैंने सोचा कि पहले वहां से निकल जाना सुरक्षित होगा, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो काफी अनिश्चित है। Perhaps you are right. Besides, I have never told you my name. It is Miss Templeman. Are they gone on the other side? खैर, ठीक है, आप सही हैं शायद। इसके अलावा मैंने आपको अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम है मिस टेम्पलमैन। फिर वो कह रही है कि क्या वे दूसरी तरफ चले गए हैं? नो, दे हैव ओनली गॉन अप इन द ग्रेनरी। नहीं, वो तो केवल ग्रेनरी में गए हैं, अन्न भंडार में गए हैं। वेल, इट इज गेटिंग डैम्प हेयर, आई शैल एक्सपेक्ट यू टुडे दिस इवनिंग से एट 6। खैर ठीक है, अब यहाँ पे नमी बढ़ रही है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आज शाम को। देखो लगभग 6 बजे के आसपास। विच वे शैल आई कम मैम? मैं किस रास्ते से आऊँ मैडम? द फ्रंट वे, राउंड बाय द गेट, सामने वाले रास्ते से आना बिल्कुल। देयर इज नो अदर दैट आई हैव नोटिस्ड, मेरे को तो नहीं पता वहां पे कोई और रास्ता भी है तो। एलिजाबेथ जेन हैड बीन थिंकिंग ऑफ द डोर इन द एले। एलिजाबेथ जेन गली के दरवाजे के बारे में सोच रही थी। परहैप्स एज यू हैव नॉट मेंशन्ड योर डेस्टिनेशन, यू मे एज वेल कीप साइलेंट अपॉन इट टिल यू आर क्लियर ऑफ। हु नोज बट दैट ही मे ऑल्टर हिज माइंड। शायद चूंकि तुमने अभी अपनी डेस्टिनेशन का, मंजिल का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तब तक चुप रहो जब तक कि तुम वहां से निकल ना जाओ। कौन जाने कि कौन अपना मन कब बदल दे। एलिजाबेथ जेन शुक हर हेड, एलिजाबेथ जेन ने अपना सिर हिलाया। ऑन कंसिडरेशन आई डोंट फियर इट, विचार करने पर मुझे इससे कोई डर नहीं लगा। शी सैड सैडली, उसने उदास होकर कहा। ही हैज ग्रोन क्वाइट कोल्ड टू मी, उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ठंडा सा हो गया है। वेरी वेल, 6 o'clock then, ठीक है फिर 6 बजे। When they had emerged upon the open road and parted, they found enough to do in holding their board umbrellas to the wind. Nevertheless, the lady looked in at the cornyard gates as she passed them and paused on one foot for a moment. तो जब वो खुली सड़क पे निकल आए और अलग हो गए, तो उन्होंने हवा से बचने के लिए अपने झुके हुए छाते पकड़े रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर भी महिला ने उन्हें पार करते हुए अनाज के खेत के गेट की तरफ देखा, और एक पल के लिए वो एक पैर पे खड़ी हो गई। But nothing was visible there save the ricks and the hump-backed barn cushioned with moss and the granary rising against the church tower behind, where the smacking of the rope against the flag staff still went on. लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उन रिक्स को बचाने के लिए, नम वो सूखी जगह को बचाने के लिए। और काई से भरे हुए, वो कुबड़ से भरे हुए खलियान, कुबड़दार खलियान जिनमें काई भर चुकी थी। और पीछे चर्च के मीनार के सामने खड़ा हुआ वो अनाज का भंडार, जहां पर डंडे के रस्से पर, जो झंडा है ना, झंडे के डंडे पर रस्सी अभी भी पड़ रही थी। Now Henchard had not the slightest suspicion that Elizabeth Jane's movement was to be so prompt. हेंचर्ड को जरा सा भी संदेह नहीं था कि एलिजाबेथ का मूवमेंट इतना फास्ट होगा। Hence, when just before 6 he reached home and saw a fly at the door from the King's Arms, and his stepdaughter, with all her little bags and boxes, getting into it, he was taken by surprise. इसीलिए जब 6 बजे से ठीक पहले वो घर पहुंचा, तो उसने किंग्स आर्म के दरवाजे पे एक मक्खी को देखा, फ्लाई को देखा, और साथ ही क्या देखता है, अपनी सौतेली बेटी को, जो अपने छोटे छोटे बैग्स और बक्सों के साथ
उसमें घुसती हुई दिखाई दे रही है गाड़ी के अंदर, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ पे फ्राई का सेंस देखिए, वर्ड का सेंस तो मक्खी है, लेकिन वैसे फ्राई का सेंस क्या होता है? फ्राई का सेंस यहाँ पर है गाड़ी से, इस गाड़ी के अंदर घुसते हुए देखा है हैंचर ने अपनी बेटी को। बट यू सेड आई माइट गो फादर, शी एक्सप्लेन थ्रू द कैरेज विंडो। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं जा सकती हूँ पिताजी, उसने गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए बोला। सेड, हाँ, कहा तो था, बट आई थॉट यू मीन नेक्स्ट मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर, लेकिन मुझे लगा तुम शायद अगले महीने या अगले साल की बात कर रही हो। और seize it, you take time by the fall of this, then is how you be going to treat me for all my trouble about you। अब उसको थोड़ा दुख हो रहा है देखो, तो वो कह रहा है, अच्छा, तुम इतना जल्दी इस सब चीज को कर रही हो, सीज इट, ठीक है, रोक रही हो इस सब चीज को, तो तुम जो है ना, तुम समय को कुछ बहुत ज्यादा तेजी से तुमने सीरियसली ले लिया है। फिर भी, जबकि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी परेशानियां उठाई, इतने सारे ट्रबल उठाए हैं, तो क्या यही तरीका है मुझे ट्रीट करने का? ओ फादर, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट, इट इज अनजस्ट ऑफ यू, शी सेड विद स्पिरिट। अरे पिताजी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये तो आपके लिए अन्याय है, उसने उत्साह से कहा। वेल वेल, हैव योर ओन वे, ही रिप्लाइड। ठीक है, जो मर्जी है वो करो, उसने उत्तर दिया। He entered the house and seeing that all her things had not yet been brought down, went up to her room to look on। उसने घर में प्रवेश किया, और यह देखकर कि उसकी सारी चीजें अभी तक नीचे नहीं आई हैं, वो देखने के लिए उसके रूम में गया। He had never been there since she had occupied it। वो जब से वो रूम जेन ने लिया है, तब से वो उस रूम में कभी नहीं गया है। Evidences of her care, of her endeavors for improvement were visible all around in the form of books, sketches, maps and little arrangements for tasteful effects। उसकी देखभाल, उसके सुधार के लिए किए गए प्रयासों के सबूत, किताबें, रेखा चित्र, नक्शे नक्शे और साथ ही साथ बहुत अच्छे प्रभाव के लिए छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं थी, वहां पर हर जगह दिखाई दे रही थी। जो सब व्यवस्थाएं किसने की थी? हैंचर ने की थी। हैंचर हैड नोन नथिंग ऑफ दीज एफर्ट्स। हैंचर को इन प्रयासों के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये जो किताबें वगैरह है ना, ये मैप्स वगैरह हैं, ये सब किसने किया था? वही जो नॉर्मल व्यवस्थाएं हैं, बेड, सोफा, कबर्ड वगैरह, ये सब हैंचर ने लगाए थे। लेकिन जब से एलिजाबेथ उसमें शिफ्ट हुई है, और हमने बीच में पढ़ा भी था कि एलिजाबेथ अपने पिता के गुस्से के बाद में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगी है, थोड़ा सभ्य बनने के लिए। तो ये सब जो किताबें, स्केच, मैप्स वगैरह, ये सब एलिजाबेथ ने किया था, सेटल अपने रूम में। एलिजाबेथ के इन एफर्ट्स के बारे में हेंचर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पता था। He gazed at them, turned suddenly about and came down to the door। उसने उनकी ओर देखा, अचानक मुड़ा और दरवाजे के पास आ गया। Look here, he said in an altered voice। He never called her by name now। Don't you go away from me। It may be I have spoke roughly to you, but I have been grieved beyond everything by you। There is something that caused it। देखो, उसने कहा एक बदली हुई सी आवाज में। अब वो उसे कभी नाम से नहीं पुकारता था, तो वो कहता है, तुम मुझसे दूर मत जाओ, हो सकता है मैंने तुमसे कठोरता से बात की हो, लेकिन मैं आज तुम्हारे कारण बहुत दुखी हूँ। कुछ ऐसा है जिसके कारण ये हुआ है। तुम्हारे कारण मतलब तुम रीजन नहीं हो, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए मैं दुखी हूँ। बाय मी, मेरे द्वारा, शी सेड विद डीप कंसर्न, उसने गहरी चिंता के साथ कहा। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है? आई कैन टेल यू नाउ, बट इफ यू विल स्टॉप एंड गो ऑन लिविंग एज माई डॉटर, आई विल टेल यू ऑल इन टाइम। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम रुक जाओगी और मेरी बेटी की तरह रहोगी, तो मैं तुम्हें समय के साथ साथ बता दूंगा। बट द प्रपोजल हैड कम 10 मिनट्स टू लेट, लेकिन ये प्रस्ताव 10 मिनट देरी से आया था। शी वॉज इन द फ्लाई, वो गाड़ी में थी। वॉज ऑलरेडी एन इन इमेजिनेशन ऑफ द हाउस ऑफ द लेडी हुज मैनर हैड सच चार्म्स फॉर हर। और उसके मन में पहले से ही वो कल्पनाएं बन चुकी थी, उस घर की, उस लेडी के घर की, जिसके तौर तरीके उसको बहुत ज्यादा चार्म करते हैं, खुश करते हैं, आकर्षित करते हैं। फादर, शी सेड एज कंसिडरेटली एज शी कुड, आई थिंक इट बेस्ट फॉर अस दैट आई गो ऑन नाउ। तो उसने कहा, पिताजी, जितनी ज्यादा विचारशीलता से वो कह सकती थी, उतनी ज्यादा विचारशीलता से कहा है उसने, कि मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं चली जाऊं,
आई नीड नॉट स्टे लॉन्ग, मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आई शैल नॉट बी फार अवे, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। एंड इफ यू वांट मी बैडली आई कैन सून कम बैक अगेन, और अगर आपको मेरी बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो मैं जल्द ही वापस आ सकती हूँ। ही नॉडेड एवर सो स्लाइटली एज ए रिसिप्ट ऑफ हर डिसीजन एंड नो मोर, उसने हल्के से सिर हिलाया, मानो उसने उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया हो और कुछ भी नहीं। यू आर नॉट गोइंग फार, यू से, तुमने कहा कि तुम ज्यादा दूर नहीं जा रही हो। What will be your address in case I wish to write to you or am I not to know? तुम्हारा एड्रेस क्या होगा अगर मैं तुमको लिखना चाहूँ, लेटर वेटर भेजना चाहूँ, तो तुम्हारा एड्रेस तो पता होना चाहिए ना मुझे, या फिर मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। ओ यस सर्टेनली इट इज ओनली इन टाउन हाई प्लेस हॉल, अच्छा हाँ जरूर, ये तो शहर में ही है। और जगह का नाम क्या है? हाई प्लेस हॉल। वेयर सेड हैंचर्ड हिज फेस स्टिलिंग, कहाँ? हैंचर्ड का साहब भौचक्का निकल गया अब, ठीक है। हैंचर्ड एकदम शॉक हो गया कि कहाँ पे रहने जा रही है वो, तो उसने कहा है हाई प्लेस हॉल में रहने जा रही हूँ, और हेंचर का चेहरा एकदम स्थिर हो गया, स्थिर हो गया है। शी रिपीटेड द वर्ड्स ही नाइदर मूव्ड नॉर स्पोक एंड वेविंग हर हैंड टू हिम टू utmost फ्रेंडलीनेस शी signified to the flyman to drive up the street, उसने शब्द दोहराए, यानी कि एलिजाबेथ ने दोबारा से बताया कि हाई प्लेस हॉल में जा रही हूँ। फिर उसके बाद ना तो वो हिला, ना ही उसने कुछ कहा। और फिर जेन अपना हाथ अपने मित्रतापूर्ण तरीके से हिलाकर एकदम से चुपचाप से उस फ्लाईमैन को, गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को, उसने गाड़ी चलाने का संकेत दिया। इस तरह से साहब दोनों बाप बेटी होते हैं अलग। अब यहाँ पर हैंचर के प्रति थोड़ी सी दया और करुणा की भावना उत्पन्न होती है कि, लेकिन फिर वो भी चीज याद आती है कि जब तक बेटी सामने थी तब तक तो उससे गुस्सा करता था, अब जा रही है तो आंसू बहा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।